नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल में फिर से आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। दोस्तों, आज हम कलयुग के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि वर्तमान समय में सबसे स्ट्रांग है, उसी का बोलबाला है। और आज के इस एपिसोड में आपको मैं राहु के संबंध में सब कुछ बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि राहु का स्वभाव क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु की रुचियां क्या हैं, कब राहु अच्छा फल देता है, कब राहु खराब फल देता है। आप अपनी स्वयं की पत्रिकाएं देख के ये समझ सकते हैं, देख के कि राहु आपको अच्छा फल देगा या खराब फल देगा, राहु की दशा कैसी जाएगी। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हैं। साथ ही राहु कहाँ पर शुभ फल देता है, कहाँ पर अशुभ फल देता है, किन राशियों को शुभ फल देता है, किन राशियों को अशुभ फल देता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इससे संबंधित रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि मेरे ज्योतिष जीवन में हजारों जो रेमेडीज़ मैंने राहु से संबंधित करवाई हैं लोगों को, और उनको बहुत लाभ हुआ है। छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। लाल किताब से संबंधित कुछ हैं, कुछ जनरल हैं, तो जो व्यावहारिक हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो इस तरह की रेमेडीज़ भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लास्ट तक ये हमारा वीडियो देखिए। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। राहु के विषय में पौराणिक परिचय क्या है। तो विप्रचित और सिंगिका का पुत्र है ये दैत्य राहु, और सैंगिकेय इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है। सैंगिकेय जब अमृत मंथन हो रहा था तब ये देवताओं की पंक्ति में खड़े हो गए और इन्होंने अमृत पान कर लिया, जिसकी वजह से ये अमर हो गए। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने इस विषय में भगवान विष्णु से शिकायत की, और जिसके कारण विष्णु ने इसका सर काट दिया। धड़ और सड़ अलग अलग हो गए। सर का जो भाग है वो राहु कहलाया और धड़ का भाग केतु कहलाया। और इसीलिए ये राहु जो है सूर्य और चंद्रमा से को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उनको ग्रहण लगाता है। ये पौराणिक हमारा मत है। इसके बाद दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल एंगल ये बताता है कि सूर्य और चंद्रमा का जो परिभ्रमण पथ है, ये जो राहु और केतु है, ये उस परिभ्रमण पथ के कटान बिंदु हैं। सूर्य का जो वलय है और चंद्रमा का जो वलय है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, वो जो वलय, ये दोनों आपस में जहाँ पर कटते हैं दो जगह, वो ये दो जगहों में से एक राहु है और एक केतु है। तो ये राहु और केतु का परिचय है एस्ट्रोनॉमिकली। दोस्तों, ये दोनों सपिंड ग्रह नहीं है, इनके पिंड नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं। और छाया ग्रह होने की वजह से बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाले ग्रह हैं। बहुत जगह इसके बारे में क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी, बहुत कम क्लैरिटी ग्रंथों में भी इसके विषय में मिलती है। पर मैं ज़रूर आज प्रयास करूंगा कि कुछ क्लैरिटी लाने का प्रयास करूंगा, जो मैंने कई ग्रंथों को पढ़ के और ध्यान दे के ये बनाया ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, पहले आइए जानते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है। महर्षि पाराशर ने जैसा बताया है कि बड़े बड़े दांतों वाला, धुएं के का नीलापन लिए हुआ ये ग्रह है, ये राक्षस है। और ये जो है 4 पैरों वाला है और साथ ही लंबा हृष्ट पुष्ट है और मैला कुचैला रहता है। ये इसकी प्रकृति है और काफ़ी बलशाली है शारीरिक रूप से। ये महर्षि पाराशर का मत है। इसके बाद इसके स्वभाव की अन्य बातें जो हैं, तो प्रमुख बात इसके स्वभाव की जो बेसिक नेचर होता है, वो बेसिक नेचर राहु का ये है दोस्तों, ये किसी भी कार्य को बहुत ही उत्सुकता और तीव्रता से चालू करा देता है और उसके बाद कुछ समय आगे बढ़ाने के बाद इसको बंद कर देता है। ये सबसे बड़ा दुर्गुण हम कह सकते हैं राहु का। जब कोई कार्य आप प्रारंभ करते हैं राहु के वशीभूत होकर, तो शुरू में बहुत ही उसमें पॉजिटिविटी मिलती है। आपको लगता है कि अगर कोई व्यापार कर रहा है तो लगता है कि बस इस व्यापार में तो करोड़ों ऐसे ही मेरे बन जाएंगे, और शुरू में बहुत आसानी से लाभ भी मिलता है। लेकिन जैसे ही 5 कदम आप चलते हैं, उस व्यापार में आगे बढ़ते हैं उसको खोल के, तो फिर वो ठप हो जाता है। ये इसका राहु का बेसिक नेचर है। इसी प्रकार शक पैदा कर देना, शंका पैदा कर देना,
ये भी आप देखेंगे बहुत सारे वैवाहिक लोगों का वैवाहिक जीवन इसने इसी कारण नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। अगर 7वें भाव पे शुक्र और गुरु पे इसका प्रभाव पड़ जाता है और दशा भी उसी समय या गोचर में राहु वहाँ पर आ जाता है तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में कटुता ला देता है और बहुत बार तो डाइवोर्स की स्थिति बन जाती है। कार्य को चालू करा के छुड़वा देने वाली बात जो मैंने बोली, जो रोजगार से संबंधित भाव हैं होते हैं कुंडली में, जैसे 6वां भाव, 10वां भाव, 7वां भाव भी, और साथ ही लग्न, इनसे संबंधित जो भाव के जो स्वामी हैं उनके साथ या वहाँ पर अगर राहु का कुछ ऐसा इफेक्ट बन जाए और खराब प्रभाव में राहु हो तो इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। व्यक्ति खास करके राहु का पीरियड, राहु की महादशा जब तक चलती है तो वो स्थिर हो ही नहीं पाता। एक काम करता है फिर वो बंद हो जाता है, फिर दूसरा काम करता है वो बंद हो जाता है। न जाने कितने लोगों का कैरियर इसने इस तरह से तबाह किया है। तो ये जो है प्रमुख बातें हैं। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को अगर राहु सूर्य के साथ या दशमेश के साथ हो जाए और नौकरी करने वाला व्यक्ति है तो करप्शन का चार्ज लगा देना, एलिगेशन लगा देना और उसमें नौकरी में संकट आ जाना, केस मुकदमा हो जाना, ये सब राहु के चिर परिचित काम हैं। और अगर इस तरह का कोई केस आप देखें तो निश्चित समझ लीजिए कि राहु कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले कर रहा है, राहु का प्रभाव खराब है। तो दोस्तों ये कुछ इसके दुर्गुणों की मैंने बात की। वैसे राहु एक बलशाली ग्रह है, शक्ति संपन्न ग्रह है, सामर्थ्यवान है, प्रचंडता रखता है, क्रोधी भी है, लेकिन इस तरह के स्वभाव के अलावा ये घबराहट, उलझन, परेशानी और शक पैदा करने वाला भी ग्रह है। तो बड़ा ही डुअलिटी वाला इसका नेचर है। अगर राहु आपकी कुंडली में दोस्तों शुभ है तो वो आपको वाक्पटु बनाता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से भी मित्रता करके उनसे सब कुछ उगलवा लेने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगता। युक्ति बहुत तेज होती है, संकट में फंस जाने पे युक्तिपूर्ण रूप से बाहर निकल जाना, गुप्त धन बनाना, विदेश से लाभ कमाना, ये सब जो गुण हैं राहु की वजह से आते हैं व्यक्ति में। साथ ही सबसे बड़ा फायदा राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता दिलाना। बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं या प्रमुख रूप से राजनीति में जितने भी सफल लोग हैं, राहु उनकी सफलता के पीछे आपको मिलेगा ही मिलेगा। 2 ग्रह प्रमुख रूप से आपको मिलेंगे, एक राहु, दूसरा सूर्य। जो भी बड़े राजनेता हैं, जो भी राजनेता हैं, वो इसीलिए राजनेता हैं क्योंकि उनका राहु अच्छा है और सूर्य अच्छा है। तो राजनीति में सफलता का प्रमुख कारक ग्रह जो है वो ये राहु ही है। साथ ही ये तंत्र मंत्र में भी काफ़ी प्रवीणता रखता है, उसमें भी व्यक्ति को काफ़ी सफल बनाता है। तो एक तरह से आध्यात्म से भी बहुत ज़्यादा जोड़ता है। और जो राहु प्रधान व्यक्ति होते हैं खासकर ज्योतिष के क्षेत्र में, वो जो बोल देते हैं वो हो जाता है। इस तरह की राहु वाणी उनकी सिद्ध हो जाती है। खासकर कुछ खराब जब बोलते हैं तो जरूर सिद्ध होता है। तो आप ये देखेंगे राहु प्रधान व्यक्ति जो होता है वो तंत्र मंत्र, ध्यान और इस तरह की चीज़ों में भी काफ़ी आगे चला जाता है। तो राजनीति में, तंत्र मंत्र में ये काफ़ी आगे बढ़ाते हैं। मोक्ष प्रदाता भी ये ग्रह है। तो मोक्ष भी ये राहु की वजह से व्यक्ति को मिलता है। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ ये धन देगा, गुप्त धन देगा। इसमें इतना पावर है कि आपको विदेश से भी लाभ दिला देगा, ये राजनीति में भी सफलता दिला सकता है, ये आपको मोक्ष भी दिला सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरह से आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। अगर अशुभ हो जाता है, जब ये राहु स्ट्रांग नहीं है, वीक है या अशुभ है, तो ये मक्कारी का, धूर्तता का गुण देता है। ऐसा व्यक्ति अपयश का भागी बनता है। ऐसे लोग आप देखेंगे, बहुत से लोग जिनको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, बहुत ही सेल्फिश आप बोलेंगे, ऐसे भी लोग होंगे आपके आसपास भी, जो आपको लगेगा कि अरे ये आया है तो कुछ न कुछ स्वार्थवश ही आया है। और ऐसे लोग अच्छी वाणी भी नहीं बोलते हैं, वाणी में भी कटुता ऐसे लोगों की होती है। निष्ठाहीन होते हैं, जो उनके ऊपर मान लीजिए किसी ने उनका भला किया है तो उसी के विरुद्ध बातें करते हैं। साथ ही अगर राहु काफ़ी खराब हो जाए, चंद्रमा वगैरह पे भी अपना प्रभाव डालने लगे तो प्रेत और पिशाच बाधा, इस तरह की जो बाधाएं हैं वो भी
व्यक्ति को होने लग जाती है, मति भ्रम की स्थिति भी होने लग जाती है। तो ये सब राहु के दुष्प्रभाव दोस्तों हैं। जैसा मैंने बताया राहु की रुचियों के बारे में कि गुप्त विद्याओं में इसकी रुचि है, राजनीति में इसकी रुचि है, तंत्र मंत्र में इसकी रुचि है, साथ ही दोस्तों टेक्निकल फील्ड में, विद्युत के क्षेत्र में, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया, इन क्षेत्रों से भी राहु जिसका अच्छा होता है वो जोड़ता है। साथ ही जासूसी के क्षेत्र में और पहलवानी के क्षेत्र में भी ये व्यक्ति को दोस्तों जोड़ता है। इसके अलावा राहु प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में, तर्कशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी पाए जाते हैं। नौकरी में ये रेलवे की नौकरी करते हुए पाए जाते हैं, कमीशन एजेंट का रोल प्ले करते हुए पाए जाते हैं, विज्ञापन एजेंट का रोल प्ले करते हुए पाए जाते हैं। रबड़ के सामान के व्यवसाय से ऐसे लोग जुड़े रहते हैं। नशे के सामान से जो संबंधित व्यवसाय हैं, गांजा, भांग आदि इस तरह के व्यवसाय से जुड़े होते हैं। जादूगरी से ये लोग जुड़े हुए होते हैं। सर्कस के काम से, सिनेमा के काम से, मिसमैरिज्म जो पैदा करते हैं उस तरह की बातों से, जो लोग आप देखेंगे कई तरह की चीज़ें बेचते रहते हैं बोल के और लोगों को आकर्षित करते हैं, उस तरह के काम में जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो भी राहु की वजह से होते हैं। साथ ही अफवाह फैलाने वाले, आजकल ये भी एक प्रोफेशन हो गया है, अफवाह फैलाना या निराधार बातें फैलाना, उससे संबंधित लोग भी इससे जुड़े हुए होते हैं। प्राचीन जो बातें हैं उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करना, उनके प्रति अभिमान पैदा करना, ये भी राहु की वजह से होता है। आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष, ये भी राहु की वजह से होता है। तो दोस्तों ये सब राहु के प्रमुख कारकत्व हैं जो कि मैंने आपको बताए विभिन्न ग्रंथों में जो दिए हुए हैं। अब दोस्तों आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें राहु के बारे में जानते हैं। तो राहु जैसा कि हम जानते हैं 18 वर्ष में सभी 12 राशियों का चक्कर लगा लेता है और एक राशि में 1.5 वर्ष के आसपास का समय ये गुजारता है। राहु जो है वो इसकी उच्च राशि, नीच राशि वगैरह के बारे में कुछ मतांतर है, फिर भी मैं लघु पाराशरी के हिसाब से आपको बताता हूँ कि उच्च राशि लघु पाराशरी में इसकी मिथुन मानी गई है और नीच राशि इसकी धनु मानी गई है। साथ ही ये कन्या में स्वग्रही होते हैं और इनकी मूल त्रिकोण राशि राहु की कुंभ मानी गई है। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सही मैंने भी पाया है। राहु की जो मित्रता है वो बुध, शुक्र और शनि से मानी जाती है, जबकि सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये इसके शत्रु माने जाते हैं। गुरु और केतु के साथ इनका सम संबंध है, ये माना गया है। अब कुछ राशियां जिसमें ये विशेष बलवान या अच्छा फल देता है राहु, वो आप नोट कर लीजिए। तो मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन, इसमें भी ये अच्छा फल देता है। तो मिथुन राशि तो इसकी उच्च की राशि है, कन्या राशि तो ये स्वग्रही हो जाते हैं, कुंभ राशि में ये मूल त्रिकोण राशि, इनमें तो अच्छा फल देते ही हैं। इसके अलावा 1, 2, 4, 8 और 12 इन राशियों में भी ये बलवान होता है राहु। इसका दीप्तांश दोस्तों 12 डिग्री माना जाता है, यानी कि अगर 12 डिग्री का आपका राहु है तो वो दीप्तांश में है, उस समय स्ट्रांग रहता है उसमें। दिशा इसकी दक्षिण पश्चिम मानी जाती है और भाग्योदय वर्ष राहु का 42 वर्ष से 48 वर्ष का जो समय है वो माना जाता है कि इस समय राहु प्रभावी रहता है और राहु प्रभावित व्यक्तियों का भाग्योदय इसी समय में होता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। इसके बाद कहाँ पर राहु अच्छा फल देता है कुंडली में, फलित के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले ये कुंडली आप देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स भी बताऊंगा ताकि आप अपनी कुंडली देख के भी समझ जाएं कि राहु आपका अच्छा है या खराब। तो इसमें पहले मैं लाल किताब में जो बातें बताई गई हैं वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं राहु और केतु के बारे में।
ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो उसके हिसाब से आप ये जानिए कि लाल किताब ये कहती है कि अगर आपके पहले दूसरे अर्थात जहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है वो देख लीजिए, तो 1 2 5 7 12 यहाँ पर अगर बैठा हुआ है राहु तो अशुभ फल देगा, जबकि 3 4 6 10 यहाँ पर अगर बैठा हुआ है तो शुभ फल देगा। ये लाल किताब का मत मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा लाल किताब ये कहती है कि 1 में अगर बैठा हुआ है राहु तो वो सूर्य को प्रभावित करता है। तो सूर्य आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा है उसको उसमें राहु के गुण आ जाएंगे, वो प्रभावित करेगा सूर्य को। और इसके अलावा अगर 11 जहाँ लिखा है वहाँ पर आपके राहु बैठा हुआ है तो ये गुरु को प्रभावित करता है और हर तरह से कष्ट देता है। ये लाल किताब का मत है। जो दूसरे ग्रंथ हैं उनका ये मत है कि जहाँ पर आप देखिए 1 3 4 5 7 9 10 अर्थात केंद्र और त्रिकोण के भाव में अगर राहु बैठे तो अच्छा फल देता है, और साथ ही तीसरे भाव में। तो जैसा कि केंद्र के भाव आप देखिए जहाँ पे 1 4 7 10 लिखा हुआ है वहाँ पर अगर राहु है आपका तो अच्छा फल देगा। इसके अलावा 5 और 9 जो त्रिकोण के भाव हैं वहाँ पर बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा। इसके अलावा जहाँ 3 लिखा है वहाँ पर भी अच्छा फल देगा। हमारा भी मत ऐसा ही है कि इन भावों में राहु अच्छा फल देते हैं। राशियों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन सी राशि में मेष वृषभ कर्क सिंह वृश्चिक और मीन, इसमें भी राहु बलवान होते हैं। तो दोस्तों अब फलादेश के क्रम में दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि केंद्र और त्रिकोण में राहु अच्छा फल देते हैं 1 4 7 10 और 5 और 9, साथ ही 3 नंबर भाव में। तो ये एक प्रमुख पहला सूत्र आप रख लीजिए। इसके बाद राहु कैसा फल देते हैं, क्योंकि राहु के बारे में, राहु और केतु के बारे में कहा जाता है कि वो छाया ग्रह हैं, जिसके साथ बैठते हैं वैसा फल देते हैं। लघु पाराशरी ग्रंथ में भी यही कहा गया है कि राहु और केतु जिस भाव में स्थित हो या जिस जिस भावेश के साथ स्थित हो तो उसके जैसा ये फल देते हैं, ये कहा गया। तो इसका मतलब ये है कि जिस ग्रह के साथ वो बैठेगा, अगर वो अच्छा ग्रह है तो अच्छा फल देगा, बुरा ग्रह है तो बुरा फल देगा। अब अच्छे ग्रह कौन से हैं, बुरे ग्रह कौन से हैं, इनकी भी मैं विवेचना करके आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अच्छे ग्रह के साथ अच्छा फल देगा, बुरे ग्रह के साथ राहु बुरा फल देगा। अब आइए जानते हैं कि किन लग्नों के लिए कौन से ग्रह अच्छे हैं और किसके लिए कौन से ग्रह बुरे हैं। तो सबसे पहले मेष लग्न जो है उसके लिए जो लघु पाराशरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मेष लग्न के लिए दोस्तों शुभ ग्रह होते हैं सूर्य और गुरु, और सम ग्रह हैं चंद्र मंगल, तथा अशुभ ग्रह हैं बुध शुक्र शनि। तो आप ये देखिए कि आपका राहु किसके साथ बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए मेष आपकी लग्न है और सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, या सूर्य से दृष्ट है राहु, या गुरु के साथ बैठा है, गुरु से दृष्ट है, तो आपको निश्चित रूप से अच्छा फल देगा, बढ़िया फल देगा। अगर सम ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो सामान्य फल देगा, और अगर अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, जैसे कि बुध शुक्र और शनि के साथ राहु बैठ गए हैं, तो वो खराब फल देंगे। अब इसमें भी अगर मान लीजिए जैसा कि 1 4 7 10 केंद्र मैंने बोला, या त्रिकोण 5 9 या 3, इनमें अगर बैठ गया है तो उतना खराब के साथ बैठा है, फिर भी उतना खराब फल नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए इनके अलावा दूसरे भावों में बैठ गया तो आपको ज़्यादा खराब फल देगा। तो इस तरह से आपको विवेचना करना है। तो सबसे पहले मेष लग्न की बात मैंने बताई। वृषभ लग्न के लिए शुभ ग्रह होते हैं बुध शनि, जबकि सम ग्रह है सूर्य, और अशुभ ग्रह होते हैं चंद्र गुरु और शुक्र। मिथुन लग्न के लिए दोस्तों बुध और शुक्र शुभ हैं, गुरु सम है, तथा सूर्य चंद्रमा मंगल और शनि ये 4 अशुभ होते हैं। कर्क लग्न के लिए चंद्र और मंगल शुभ हैं, गुरु सम है, तथा सूर्य बुध और शुक्र ये अशुभ हैं। सिंह लग्न के लिए दोस्तों सूर्य और मंगल शुभ हैं, गुरु जो है सम है, तथा सूर्य चंद्र मंगल और गुरु ये 4 ग्रह जो हैं
सिंह लग्न के लिए अशुभ है। कन्या लग्न के लिए शुभ है सिर्फ शुक्र, सम है सिर्फ शनि, और जबकि सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये इनके लिए अशुभ होते हैं। तुला लग्न के लिए दोस्तों बुध और शनि, ये कन्या के लिए जैसा कि मैंने शुक्र ही शुभ बताया, तो शुक्र के अलावा बुध भी शुभ होते हैं। तुला लग्न के लिए दोस्तों शुभ है बुध और शनि, जबकि शुक्र सम होते हैं और सूर्य तथा मंगल जो है वो अशुभ ग्रह होते हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्र और गुरु ये शुभ हैं, शनि जो है वो सम है तथा बुध, शुक्र और मंगल अशुभ है। मंगल इसलिए अशुभ है क्योंकि वो षष्ठेज भी हो जाते हैं। धनु जो है वो धनु लग्न के लिए दोस्तों सूर्य और गुरु शुभ हैं, मंगल जो है वो सम है तथा चंद्रमा और शुक्र ये दो ग्रह अशुभ होते हैं धनु लग्न के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली लग्न जो है मकर लग्न। मकर लग्न के लिए शुक्र शनि शुभ होते हैं, बुध जो है वो सम होते हैं, सूर्य चंद्र मंगल गुरु ये अशुभ होते हैं। कुंभ लग्न के लिए सूर्य जो है वो शुभ होते हैं, शनि जो है वो सम होते हैं और चंद्र मंगल बुध और गुरु ये चार ग्रह जो है अशुभ होते हैं। कुंभ के लिए सूर्य के साथ शुक्र भी शुभ माने जाते हैं। मीन लग्न के लिए दोस्तों चंद्र मंगल ये दो जो ग्रह हैं वो शुभ हैं, सम इनमें कोई नहीं होता, और सूर्य बुध शुक्र और शनि ये चार ग्रह जो हैं अशुभ होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया लघु पाराशरी के अनुसार कौन से ग्रह आपकी लग्न के लिए शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं। अगर इन शुभ ग्रहों के साथ आपका राहु बैठा हुआ है तो आपको शुभ परिणाम देगा अपनी दशा अंतर्दशा में, जबकि अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो अशुभ परिणाम देगा। ये एकदम बेसिक और अकाट्य बात है, आप स्वयं जान सकते हैं कि ये आपको किस तरह का राहु केतु फल देने वाले हैं। राहु विशेषकर फल देने वाला है। मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर केंद्र के भाव जैसा कि आप ये कुंडली में देखिए 1, 4, 7, 10, इसके अलावा त्रिकोण 5, 9 और 3, इन जगहों में अगर राहु है और शुभ ग्रहों के साथ है, आपकी लग्न के जो शुभ ग्रह हैं, तो बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। 4 गुना वो आपकी शुभता को बढ़ा देगा। जबकि अगर ये 8, 12 साथ ही 2 इन भावों में है तो काफ़ी अशुभ परिणाम देगा। 7 नंबर में अगर बैठा हुआ है राहु सप्तमेश के साथ कहीं पर बैठा हुआ है तो शारीरिक कष्ट जरूर दे सकता है। तो ये प्रमुख बातें हैं दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था फलित के बारे में। अब इसमें एक बात मैं और आपको बता दूं कि यदि आपके मारक भाव यानी कि जहाँ पर आप देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है और जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, इनके स्वामियों के साथ राहु या इनके स्वामियों से युति करता है खासकर, या इनके साथ दृष्टि संबंध बनाता है, तो जब भी इनकी राहु की या इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तो ये शारीरिक रूप से कष्ट राहु निश्चित रूप से प्रदान करेगा। तो इस बात का भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो फलित के विषय में दोस्तों ये कुछ विशेष बातें मैंने आपसे की और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया। अब राहु दोस्तों बहुत सारे दोषों को भी जन्म देता है। जैसे राहु के साथ गुरु मैंने बताया कि चांडाल दोष होता है, राहु के साथ सूर्य या चंद्रमा हो तो ग्रहण दोष होता है, राहु के साथ यदि बुध हो तो बुद्धि कम हो जाती है ऐसा बोला जाता है, राहु के साथ शनि होने से भी दोष होता है। तो इस तरह से बहुत सारे दोषों को भी राहु जन्म देता है। और अगर इस तरह के कोई दोष हैं आपकी कुंडली में, राहु के साथ मंगल हो तो अंगारक दोष देता है। तो अगर इस तरह के दोष हैं तो राहु की शांति कराने से उसमें विशेष लाभ होता है। इसके बारे में अलग से एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा क्योंकि अपने आप में ये विस्तृत विषय है। रोग दोस्तों राहु के खराब होने पर बवासीर का रोग होता है, सूजन, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, संक्रमण से संबंधित सारे रोग राहु की वजह से होते हैं, कुष्ठ रोग, कैंसर का रोग राहु की वजह से होता है, हृदय विकार भी राहु की वजह से होता है,
अनिद्रा और मानसिक रोग ये भी राहु की वजह से होते हैं। अगर राहु खराब हो, 12वें भाव पे प्रभाव हो तो अनिद्रा की समस्या हो जाती। तो ये सब जो है राहु के दोष हैं। राहु अगर बहुत खराब है, अष्टम भाव से संबंध है, तो व्यक्ति को सर्प दंश, सांप काटने से भी परेशानी होती, प्रेत बाधा से भी परेशानी होती। तो ये सब दोष राहु पैदा करता है। अब राहु को खुश करने का क्या उपाय है, क्योंकि राहु की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी शांति हो जाती है। तो राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु के जो शांति मंत्र हैं, जैसे कि पौराणिक मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, इसका रोज आप 108 बार जप करें। और या जो तंत्रोक्त मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, ये जो है इसका भी 108 बार, इन दोनों में से कोई एक मंत्र का आप 108 बार जप करें। और अगर आपको कोई बहुत सीरियस टाइप का दोष राहु का है या महादशा चल रही है, आप बहुत परेशान हैं, तो इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का 18,000 या 72,000 मंत्र जब किसी पंडित से अनुष्ठान करा लीजिए तो उसमें आपको लाभ होगा। राहु से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका दान करने से भी राहु की शांति होती है। इनमें गोमेद है, गेहूं, अश्व, नीला या भूरा वस्त्र, कंबल, तिल, कांसा धातु में, और लोहा, साथ ही कोयला, ये सब चीज़ें हैं, ये राहु के दायरे में आती हैं। इनका यदि आप दान करेंगे तो राहु की शांति होती है। दोस्तों आइए अब कुछ उपायों की बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि मेरे लंबे ज्योतिष जीवन के सार के रूप में मैं ये उपाय आज आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है और कष्ट दे रहा है तो ये कुछ उपाय आप कीजिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पहला उपाय है कि अगर हो सके तो संयुक्त परिवार में रहिए। जैसा अभी छोटे छोटे अपने परिवार में लोग रहते हैं, पहले संयुक्त परिवारों में रहा करते थे। संयुक्त परिवार में रहने से राहु का दोष दूर होता है। तो एक पहला उपाय यह है सामाजिक रूप से। दूसरा उपाय है जो आप अपने स्वयं पे कर सकते हैं, सिर में चोटी आप रखें। सिर में चोटी रखने से जो ब्रह्म रंध्र का स्थान है वहाँ पर राहु का वास माना जाता है, और सिर पर चोटी रखने से राहु की शांति होती है। ये दोस्तों बहुत ही आजमाया उपाय है। राहु अगर आपको तंग कर रहा है, बार बार अड़चने रुकावटें आपके जीवन में आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, या आपको डिप्रेशन या उसकी शिकायत है, मानसिक रूप से आप परेशान रहते हैं, मति भ्रम की स्थिति है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, तो आप सिर पर चोटी रखिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अलावा एक और भी बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों कि अपने वजन के बराबर का कोयला आप लीजिए, लकड़ी का कोयला, और उसको आप बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए। इससे भी राहु तत्क्षण तात्कालिक रूप से तुरंत शांत होता है। साथ ही मूली का दान आप 7 बार या 5 बार मूली अपने सर से उतार करके, और अगर आप स्वीपर को किसी दान दे देते हैं या किसी भी भिखारी को दान दें, या अगर दान लेने वाला कोई ना हो तो बहते हुए जल में विसर्जित कर दें, तो इससे भी राहु की शांति हो जाती है। दैनिक रूप से सरस्वती माता की उपासना करने से भी राहु की शांति होती है। ये अगला उपाय ये है। इसके अलावा आपको सरसों का तेल या मसूर की दाल या स्टील के बर्तन या पैसे, ये अगर आप स्वीपर को देते हैं तो इससे भी राहु की शांति दोस्तों होती है। गोमेद रत्न, अगर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जैसे कि काल सर्प दोष की स्थिति है, तो गोमेद और लहसुनिया एक साथ जड़वाकर, या अगर लग्न में आपके केंद्र में राहु बैठे हुए हैं और शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, तो मध्यमा में गोमेद रत्न 4 रत्ती या 8 रत्ती का चांदी में जड़वाकर शनिवार को पहनने से उसमें लाभ होता है। चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से भी राहु की शांति होती है। चांदी का टुकड़ा या चांदी की गोली जेब में आप रखें हर समय, उससे भी राहु का दोष शांत होता है। तो दोस्तों ये कुछ उपाय हैं प्रमुख रूप से जिनसे राहु मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि शांत होता है। तो आप सभी से अनुरोध कि आप इस तरह से राहु को अपने शांत करें, और
अपने जीवन की अड़चनें दूर करें। अगर ये एपिसोड राहु का आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि राहु की पीड़ा ही वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा बड़ी पीड़ा है समाज में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, यही हमारा आपसे अनुरोध है। और आप अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन दबा करके भी आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे एपिसोड्स आपको दिखते रहें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।